So in this lecture, we are going to study that is our another topic that is वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसको आप फिजिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं। और इसको हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर जो स्टैटिक टॉपिक है, जैसे कि सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे खारा लेक कौन सा है, यानी कि यही आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको पीवाई कोर्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को बेसिक से भी समझेंगे ताकि हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी हो कि आखिर सैलिनिटी क्या होती है, आखिर क्या होता है माउंटेन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ते हो, यानी कि जब भी आप फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो यूनिवर्स को, कि यूनिवर्स आखिर होता क्या है। देखो, यूनिवर्स के बारे में बात करें ना तो यूनिवर्स क्या होता है कि जिसके अंदर आप चांद, सितारों, ग्रहों, उपग्रहों, सारी चीज़ों की बात करते हो, पृथ्वी की बात करते हो, हर एक चीज़ की बात करते हो, वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स है। और यूनिवर्स की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो यूनिवर्स को कॉमनली डिफाइन किया जाता है कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर एंड एनर्जी, द प्लैनेट, स्टार एंड गैलेक्सीज एंड द कंटेंट ऑफ इंटर गैलेक्टिक स्पेस, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आती है यूनिवर्स के अंदर। यूनिवर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, इनकी स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कही जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे, इसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर गैलेक्सी क्या होती है। देखो, गैलेक्सी के बारे में कहा जाता है कि गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, डस्ट एंड गैसेस बाउंड बाय देयर ओन ग्रेविटी। मतलब गैलेक्सी क्या होती है कि एक गैलेक्सी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको बिलियंस ऑफ स्टार, उसके अलावा डस्ट और कई सारी गैसेस जो हैं वो आपस में अपनी ग्रेविटी के द्वारा जुड़ी हुई थी है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और उन 100 बिलियन गैलेक्सीज के अंदर 100 बिलियन स्टार हैं। स्टार क्या होता है, एग्जांपल दो तो जैसे आपको एक सूरज दिखाई पड़ता है तो ये हमारे गैलेक्सी का एक सूरज है। बट जो हमारा यूनिवर्स है उस यूनिवर्स के अंदर ऐसे 100 बिलियन गैलेक्सी हैं और उन हर 100 बिलियन गैलेक्सी के अंदर अपना एक 100 बिलियन स्टार जो है वो निवास करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बस समझने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो हमारी अपनी गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का नाम क्या है। तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारी अपनी गैलेक्सी है उसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं और इसे ही आकाश गंगा भी कहा जाता है। और ये बना कैसे था, तो बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ये बना था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखो, बिग बैंग थ्योरी हम पढ़ते हैं जब सीडीएस के लिए पढ़ते हैं, बट यहाँ पर आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, तो मिल्की वे गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी का नाम होता है। अब हम बात करते हैं स्टार की कि आखिर स्टार होता क्या है। तो स्टार हमारे एक हेविलियन बॉडीज़ है, यानी कि एक बोल सकते हो कि एक ऐसी बॉडी जो कि आकाश में निवास करती है, उस तरीके की ये हमारी बॉडी है जो अपनी ही गैसेस क्या करती है, एमिट करती है और अपने ही गैसेस के द्वारा अपनी ही लाइट ये एमिट करती है। तो ये हमारे स्टार होते हैं। और सैटेलाइट क्या होते हैं, तो सैटेलाइट भी हमारी आकाशीय पिंड होते हैं, यानी कि हेविलियन बॉडी होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्लेनेट। जो हमारा मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किसका सैटेलाइट है, किसके पास कितने सैटेलाइट है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है। ऐसे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में खूब सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से ध्यान रखना है कि स्टार क्या होती है। तो स्टार ऐसी आकाशीय पिंडों को, यानी कि ऐसी हेविलियन बॉडी को स्टार कहते हैं जिनका खुद के पास इतनी पावर होती है, इतनी अधिकार होता है कि वो अपने आप से लाइट को जनरेट कर पाते हैं। और सैटेलाइट क्या होते हैं, तो ऐसे आकाशीय पिंड, ऐसे हेविलियन बॉडीज जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्लेनेट, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। जो हमारा मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। और ऐसे ही आप बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट को भी देखोगे जब आगे आप पढ़ोगे। अभी हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम को। देखो, सोलर सिस्टम क्या होती है। तो अभी आपने क्या पढ़ा, सन के बारे में पढ़ा, सूरज के बारे में पढ़ा। सूरज क्या है कि स्टार है। अब जैसे सूरज एक स्टार है तो उसके अराउंड जितने भी प्लेनेट घूमते हैं, उसके अलाउंड जितने भी प्लेनेट घूमते हैं वो सारे क्या होते हैं, सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। यानी कि सोलर सिस्टम को आप लेमन टर्म में बोल सकते हो कि सूरज एक परिवार का मुखिया है और उस परिवार में जितने सारे लोग रहते हैं उन सभी लोगों को अगर आप इकट्ठा करते हो, एक ग्रुप बनाते हो, तो उस ग्रुप को आप सोलर सिस्टम कह सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा गया है उस चीज़ को हम पढ़ते हैं कि जो आपका सोलर सिस्टम है ये कंसिस्ट होता है सन से और 8 प्लेनेट से, जिसके अंदर आप उनके सैटेलाइट्स को भी ऐड करते हो और 1000 ऑफ अदर स्मॉलर हेविलियन बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉइड,
एस्टेरॉइड, कॉमेट एंड मेट्योर, इनको जब आप ऐड करते हो तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल करके सोलर सिस्टम कहलाती हैं। अब जो हमारा सन है, तो सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सेंटर कौन है, तो हमारा जो सूरज है वो हमारा क्या है, इस सोलर सिस्टम का सेंटर होता है। ऑल दिस बॉडी रिवॉल्व अराउंड इट, यानी कि जितनी भी सारी बॉडीज हैं वो हमारी इसी सोलर सिस्टम के सन के अराउंड क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो वो हमारा कौन है, सन ही है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 8 प्लेनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन आर। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूरज के नज़दीक है और कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि सूरज से दूर है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है और किसकी डेंसिटी सबसे कम है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है और कौन सा जोवियन प्लेनेट है। अगर बताऊँ तो मेरे शिफ्ट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जोवियन कौन सा है और कौन सा टेरेस्ट्रियल है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो मरकरी हो गई, वेनस हो गया, मार्स हो गया, अर्थ हो गया, ये सभी हमारे कैसे होते हैं, और आप यहाँ पर मार्स तक के चीज़ों को देखोगे, जब मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, तो इन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। इसके बाद अगर आप देखोगे जैसे कि हमारे हो गए जुपिटर, सैटर्न, वेरनस एंड नेपच्यून, ये क्या कहे जाते हैं, ये आपके जोवियन प्लेनेट कहे जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो अर्थ की जो डेंसिटी होती है वो सारे ग्रहों में सबसे अधिक होती है और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, वेरनस इन सब की जो होती है वो सबसे कम होती है। इसके अलावा आप देखोगे तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर पहले 9th प्लेनेट हुआ करते थे, मतलब 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें कि एक हमारा प्लूटो भी था। लेकिन 2006 में क्या किया गया, इस प्लूटो को हटा दिया गया और अब हमारे पास सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 8 ही ग्रह बचे हुए हैं जो कि पार्ट है, प्लेनेट बचे हुए हैं जो कि पार्ट है सोलर सिस्टम का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कि 9th प्लेनेट था प्लूटो, उसको हटाया गया था किस ईयर में, तो 2006 आपको याद रखना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की जो कि हमसे पूछा जा सकता है। मैंने बताया भी था कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट और जोवियन प्लेनेट, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है ये चीज़ कि जो आपकी मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स होती है, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो वेरी सिमिलर होता है अर्थ के। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखो कि क्यों कहते हैं, तो रीज़न ये है कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है और बाकी इन ग्रहों का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा सेम होता है, इसलिए इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं। जबकि जो हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम जोवियन प्लेनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गैस जेन प्लेनेट है, यहाँ पर आपको चीज़ें गैसियस फॉर्म में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। आई होप इतना चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और यहाँ से जब आप पीवाईक्यू सर्च करते हो तो बहुत सारे पीवाईक्यू आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेनेट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कौन सा प्लेनेट और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की। मरकरी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन कौन सा है, तो हमारी मरकरी जो है वो नियरेस्ट प्लेनेट है और सबसे छोटा ग्रह भी है, यानी कि स्मॉलेस्ट भी है। वेनस की अगर हम बात करें तो इसे हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी है। और ये ब्राइटेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके द्वारा यहाँ पर ये हॉटेस्ट प्लेनेट भी है और इसे हम अर्थ का टर्न भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो टर्न है वो ऑल्सो अर्थ के टर्न के बराबर है और इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे अर्थ की हम बात कर रहे हैं तो अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वाटर है और लाइफ केवल इसी ग्रह पर जो है वो पॉसिबल है। मार्स की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जुपिटर जो आपका है ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और सबसे जो फास्टेस्ट रोटेशन है, देखो एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है कि जब कोई चीज अपनी ही एक्सिस पर घूमती है, जैसे कि पृथ्वी के 2 एक्सिस होते हैं, एक तो वो खुद अपने एक्सिस पर घूमती है और एक क्या करती है, वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अगर मैं बोलूं जैसे आपने क्या देखा, आपने मान लो लट्टू देखा, ठीक है, लट्टू तो आई होप आप जानते होंगे ना। तो आपने मान लिया किसी टॉप को देखा, किसी लट्टू को देखा, वो लट्टू क्या होती है, एक कांटी पे, यानी वो लट्टू क्या होती है कि एक कील पे ऐसे गोल गोल घूम रही होती है। तो वो क्या कर रही होती है, वो वहाँ पर रोटेशन कर रही होती है। बट अगर यहाँ पर आप एक कागज़ रख दो और लट्टू क्या करे, इस कागज़ के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमे, तो ये क्या करेगी, ये रेवोल्यूशन करेगी क्योंकि उस कागज़ के सापेक्ष वो गोल गोल घूम रही है। तो ये 2 कंडीशन होती है आपके रोटेशन और रेवोल्यूशन की। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो रोटेशन है वो जुपिटर का सबसे ज़्यादा है, 9.8 आवर में ही वो एक चक्कर लगा लेती है। यानी कि वहाँ पर जो दिन और रात होते हैं वो मात्र 9.8
8 घंटे के ही होते हैं, जो कि हमारे यहाँ 24 घंटे के होते हैं। इस कंपैरिजन से भी आप याद रखोगे। सैटर्न की बात करते हैं तो ये सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट है। तो सबसे बड़ा कौन था ये आपको पता होना चाहिए, वो था हमारा जुपिटर। सैटर्न जो है वो सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट हमारा होता है। फिर हम बात करते हैं यूरेनस की, तो यूरेनस को हम ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। और नेपच्यून जो है इसका स्लो रेवोल्यूशन होता है इन आवर सोलर सिस्टम, और सबसे दूर वाला ये ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का होता है। तो इतनी चीज़ें अगर इतनी चीज़ें आपको पता है देन यू आर वेरी गुड टू नो कि आप इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अब जान चुके हो। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उस चीज़ की हम बात करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रह के पास, इनके किस प्लेनेट के पास कितने ज़्यादा सैटेलाइट हैं और किसके पास सबसे कम सैटेलाइट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सैटेलाइट आर द बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी मरकरी है इसके पास कितने सैटेलाइट हैं, तो 0 सैटेलाइट है। जो हमारा वेनस है इसके पास कितने हैं, इसके पास भी 0 है। लेकिन जो हमारी अर्थ है इसके पास एक सैटेलाइट जो है वो देखने को मिलता है, वो है कौन। अब यहाँ पर एक है तो इंपॉर्टेंट है, वो कौन है, मून है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो जो हमारी मार्स है, तो मार्स के पास हमारे 2 सैटेलाइट होते हैं, एक फोबोस होता है और एक डिमोस होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर अक्सर आगे पढ़ोगे तो आएगा जुपिटर। जुपिटर के बाद है 79 सैटेलाइट और सैटर्न के पास है 82। ये थोड़ी बुक ओल्ड है इसलिए आप इस डेटा को आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पर आप ये चीज़ लिख लेना कि जो आपके जुपिटर और मार्स के पास है ना, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास हो गए हैं, सैटर्न के पास हो गए हैं। पहले जुपिटर के पास थे बट जुपिटर ने सैटर्न को हरा दिया है, तो अब सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। यहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिख रही होगी, तो ऐसे करके भी आप पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि जो यूरेनस है उसके पास 27 है और नेपच्यून के पास 13 सैटेलाइट जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। बाकी आप पढ़ते हैं मून के बारे में, क्योंकि मून हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। जो मून है ना, ये अर्थ के नेशनल सैटेलाइट है, मतलब अर्थ का एक सैटेलाइट है, जो कि कैसा सैटेलाइट है बोल सकते हो कि एक जगह आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है और एक हमारी सैटेलाइट होती है जिसको आप नेचुरल सैटेलाइट बोल सकते हो। तो ये जो हमारी मून है ना, ये नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ की, ठीक है। इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ व्हाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ द साइज। यहाँ से आपसे क्वेश्चन में भी पूछ ले, बट ऐसा नहीं क्वेश्चन वो ड्रॉ करते कि कितने साइज का है, बट फिर भी ध्यान रखेंगे कि 1/6 ऑफ द साइज जो हमारी है मून की वो होती है। यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो मून लेती है ना, वो कितने दिन लेती है अपने एक रोटेशन या एक रेवोल्यूशन को करने में। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक रेवोल्यूशन के अंदर वो कितना टाइम लेती है, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट एंड 11.4 सेकेंड का वो टाइम लेती है, जब एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन वो पूरा करती है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ठीक है। Its rotation period is similar to the revolution period, thus only one side of moon is visible। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो आपकी मून की वन साइड है वही आपको विजिबल क्यों होती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो आपकी अर्थ है उसका जो रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो दोनों सेम है, जिसकी वजह से वो हमें सिर्फ एक ही हिस्सा दिख पाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थ की। देखो अर्थ की शेप सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। तो जो अर्थ की शेप है वो कैसी है, तो ऑब्लेट स्फेरॉइड है, जिसे आप अंडाकार बोल सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी फ्लैटेंड है, कहाँ पर, पोल पर, और थोड़ी बल्ज है कहाँ पर, तो स्लाइटली बल्ज होती है हमारी इक्वेटर पर। अगर मैं अर्थ को ड्रॉ करूँ तो आपका अर्थ कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये हमारे पोल वाला रीजन होता है, ये हमारी इक्वेटर वाली रीजन होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो रेडियस होती है वो हमारी इक्वेटर की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल। तो ऐसे भी क्वेश्चन में भी आपसे ड्रॉ कर लिए जाए, पूछ लिए जाए आपसे। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन की। तो आपसे ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, बताओ कैसे, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ये घूमती है, और इसका जो रोटेशनल टाइम है वो कितना है, वो है 24 आवर, और रेवोल्यूशनल टाइम कितना है, तो वो है 365 रेशियो 1/4 डेज, मतलब 365 से 1/4 दिन में ये अपने ऑर्बिट का एक चक्कर पूरा करती है। इट्स मीन कि ये सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 1/4 टाइम लेती है, जबकि अपने ही एक्सिस पर घूमने में ये 24 घंटे का टाइम लेती है। तो यहाँ पर आपको चाहिए एक चीज़ और भी आपसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछी जाती है कि जो आपका रेवोल्यूशन है इसके वजह से क्या होता है, तो इसके वजह से जो आपके अर्थ का सीजन है वो चेंज होता है, और जो रोटेशन है इसके वजह से क्या होता है, तो जो आपकी डे और नाइट होती है ना वो आपके रोटेशन की वजह से होती है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको पता हो गई होंगी और याद हो गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं पेरीहिलियन एपीहिलियन के कंसेप्ट को।
देखो पेरिहिलियन और एपिहिलियन का मतलब क्या होता है। तो पेरिहिलियन होता है एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपकी अर्थ जो है वो सन के बिल्कुल करीब होती है, मतलब अर्थ और सन के बीच की जो दूरी होती है ना वो मिनिमम होती है। ये होता कब है, ये 3 जनवरी को होता है। यहाँ पर अगर आपने केपलर का लॉ पढ़ा होगा तो केपलर ने क्या किया था, ऐसे कुछ चीज़ें बनाई थी जो कि अगर आप मैथ के भी विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारा हाइपरबोला होता है उसके 2 सेंटर होते हैं। तो एक बार जो हमारी सूरज होती है ना वो किसी एक एस सेंटर पे होती है और पृथ्वी हमारी क्या होती है, इधर से घूम रही होती है। तो यहाँ पर जो क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस आती है पृथ्वी की ओर। जब यहाँ पर साइड से देखोगे तो यहाँ वाले साइड से मैक्सिमम डिफरेंस आती है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे मून है उस चीज़ की। तो यहाँ पर होता है एपिहिलियन। अब इस चीज़ को आप मत समझो ऐसे फिगर के माध्यम से, क्योंकि ये चीज़ आप तब समझना जब आप एपकेट के अलावा जैसे मान लो सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पर यहाँ से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट वाले, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप उस कंसेप्ट को समझें। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 3 जनवरी है यहाँ पर होता है पेरिहिलियन, जहाँ की जो हमारी अर्थ और सन है ना वो आपस में उनकी जो पोजीशन है वो नियरेस्ट होती है टू ईच अदर। एंड इसके बाद आता है एपिहिलियन। तो एपिहिलियन एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पर हमारी अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ये कब होती है, ये होती है 4 जुलाई को। याद मैं करा दूँ, देखो याद हम ऐसे कर सकते हैं कि पेरिहिलियन कब होता है, तो जनवरी में होता है 3 तारीख को। अब देखो 3 जनवरी अभी बीती है ना, कितनी ज़्यादा ठंडी थी। तो आप लोग क्या थे, रजाई के अंदर थे। इट्स मीन कि आप पास पास रहना चाहते थे। तो इसका मतलब कि जो आपका पेरिहिलियन होता है वो ठंडी के दिनों में होता है जिसमें आप पास पास रहते हो। तो ये तब होता है जब हमारी जनवरी 3 होती है। एपिहिलियन का मतलब होता है कि आप क्या हो गए हो, थोड़ा बहुत दूर हो गए हो, मतलब सूरज और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ गई है, यानी कि आपका गर्मी का टाइम आ गया, आप थोड़ा बहुत दूर दूर हो गए हो। ऐसा करके याद रख सकते हो। तो जुलाई महीना जो है वो आप याद कर सकते हो। बाकी ऐसे भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते। 3 जनवरी और 4 जुलाई ये आपको याद रखना है जब पेरिहिलियन और एपिहिलियन होता है। अब हम पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के। देखो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर आपको 3 मेजर लेयर मिलती हैं। एक होती है क्रस्ट लेयर, एक होती है मेंटल लेयर, एक होती है कोर लेयर। जो आपकी क्रस्ट होती है ना वो सियाल की बनी होती है। इट्स मीन कि वो सिलिका प्लस एल्युमिनियम की बनी होती है। जो आपकी मेंटल लेयर होती है ये आपकी सीमा की बनी होती है। इट्स मीन कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी होती है। और जो आपकी कोर वाली लेयर होती है ये नीफे की बनी होती है। इट्स मीन कि ये निकल और फेरस की बनी होती है। यहाँ पर आपको पता लगेगा एक चीज़ की जिसका नाम होता है कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो अर्थ के क्रस्ट की कंपोजिशन है ना वो क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो अर्थ की कंपोजिशन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि अर्थ का जो कंपोजिशन है ना, अर्थ की क्रस्ट का और अर्थ का, इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आप अर्थ के कंपोजिशन में देखोगे, मैं संपूर्ण अर्थ की बात कर रहा हूँ, क्रस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो संपूर्ण अर्थ के अंदर आपको क्या मिलेगा, कुछ अलग चीज़ मिलेगी, और जो आपका अर्थ का क्रस्ट है उसके अंदर कुछ अलग चीज़ मिलेगी। यहाँ से आप देखोगे जो अर्थ का क्रस्ट है यहाँ पर क्या पाई जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो कि होता है 46.8%, सिलिकॉन पाया जाता है 27.4% और एल्युमिनियम पाया जाता है 8.1%। ऐसे ही अगर आप देखोगे आयरन पाया जाता है 5.0% और कैल्शियम जो है वो पाया जाता है 3.6%, सोडियम जो है वो पाया जाता है 2.8%। यहीं पर अगर मैं आपको अर्थ के कंपोजिशन की बात करूँ ना तो अर्थ के कंपोजिशन में पाया जाता है आयरन, फिर ऑक्सीजन, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है नाइट्रोजन और फिर आता है सल्फर। तो ये चीज़ आपकी होती है कब, जब आप पूरे अर्थ के कंपोजिशन को देखते हो। पूरे अर्थ के कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, तो पूरे अर्थ के अंदर आयरन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे, फिर हमारा सल्फर तीसरे नंबर पे। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो, IOSMNS, ठीक है। ये हमारे अर्थ के कंपोजिशन थे। बट जो अर्थ की क्रस्ट की कंपोजिशन है यहाँ से सवाल पूछा गया है, तो ऑक्सीजन जो है वो अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर हमारी सिलिकॉन पाई जाती है। आई होप इतना चीज़ आपको याद हो गई होगी। अब पढ़ते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में कि ये क्या होती हैं। देखो लैटिट्यूड का मतलब होता है कि लेटी हुई लाइनें, दैट्स मीन कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है कि ऐसी लाइनें जो कि खड़ी लाइनें हों। तो आपको मैंने याद करा दिया, लैटिट्यूड का मतलब ऐसे लेटी हुई लाइनें, मतलब अगर ये आपका अर्थ है तो इस पे 2 तरीके की लाइनें ड्रॉ होती हैं। एक तो इस तरीके की लाइन ड्रॉ होती है और एक हमारी इस तरीके की लाइन ड्रॉ होती है। तो इसमें जो लेटी हुई लाइन है ना इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, जो कि हमारी क्या होती है, हिंदी में इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, बट हाँ इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो हमारी ये खड़ी हुई लाइन है ना जो कि हमारी लॉन्गिट्यूड कही जाती है।
अब यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जो आपकी लैटिट्यूड होती है तो उसमें बोला गया है कि आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू रीजन बाय अ नेटवर्क ऑफ इमेजिनरी लाइन कॉल्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पर लैटिट्यूड जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड जो होती है वो वर्टिकल लाइन होती हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा। अब यहाँ पर बोला है कि लैटिट्यूड डिवाइड करती हैं अर्थ को इन द दो टेम्परेचर जोन एंड इनटू डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स। अब ये डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स कैसे होते हैं, तो आपने कभी अर्थ को देखा हो तो इसके अंदर हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये जो इक्वेटर वाला रीजन है जो कि 0 डिग्री लाइन है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। फिर यहाँ पर बोलते हैं ट्रॉपिकल, फिर आता है सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर सब टेम्परेट। तो ऐसे करके हमारे क्या होते हैं, कहीं ना कहीं जोन होते हैं जो कि टेम्परेचर के बेसिस पर हम अपने अर्थ को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ कांस्टेंट लैटिट्यूड आर पैरेलल रन ईस्ट टू वेस्ट। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी लैटिट्यूड होती हैं पैरेलल होती हैं, जिन्हें लैटिट्यूड्स को आप पैरेलल भी कहते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि लैटिट्यूड्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम पैरेलल भी कहते हैं, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। अब ये लैटिट्यूड क्या होता है, मैंने बता ही दिया था, लेटी हुई लाइन है, दैट्स मीन हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती है। अब देखो आपका डायरेक्शन में ईस्ट किधर होता है, तो ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है और साउथ इधर होता है। इट्स मीन कि ये रेखाएं कुछ इस तरीके से हमारी खींची गई हैं। आई होप इतना कंसेप्ट आपको क्लियर रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके लैटिट्यूड है जो कि आपको याद होने चाहिए। इक्वेटर वाली लैटिट्यूड को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली को हम 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले को 23.5 डिग्री साउथ कहते हैं। आर्कटिक सर्कल को 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं और अंटार्कटिक सर्कल को हम 66.5 डिग्री साउथ कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड को। तो देखो लॉन्गिट्यूड डिवाइड करती है वर्ल्ड इनटू डिफरेंट टाइम जोन्स। तो आपने लैटिट्यूड के बारे में क्या पढ़ा कि लैटिट्यूड जो है वो टेम्परेचर्स के बेसिस पर जो आपके एरिया है उनको डिवाइड करती है, लेकिन जो आपका लॉन्गिट्यूड है ये पूरे दुनिया को क्या करती है, टाइम जोन्स के अंदर डिवाइड करती है। यहाँ पर आपको चीज़ मिलेगी जिसका नाम होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम प्राइम मेरिडियन के नाम पे कहते हैं, और एक होती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि हमारी क्या होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। तो ये दो लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। एक हमारी होती है इक्विनॉक्स और एक होता है सोलस्टाइस। ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो इक्विनॉक्स और सोलस्टाइस में क्या अंतर है मैं बताता हूँ। इक्विनॉक्स उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पर दिन और रात इक्वल लेंथ के होते हैं, और सोलस्टाइस क्या होती है, सोलस्टाइस तब होती है जब आपका दिन बड़ा हो जाए या फिर आपका रात बड़ा हो जाए। मतलब दोनों में से, या तो दिन या तो रात में से कोई अगर एक चीज़ बड़ी होती है तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, उस घटना को हम सोलस्टाइस बोलते हैं। और जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उस घटना को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, यानी कि हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, बट हाँ इसको इक्विनॉक्स हम बोलते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं जो कि हमारी होती है कि कब कौन सा दिन आता है। ठीक है, तो 21 मार्च को जिस दिन हम क्या करते हैं, इक्विनॉक्स को देखते हैं। तो ये इक्विनॉक्स कौन सा होता है, वर्नल इक्विनॉक्स होता है। तो 21 मार्च को होता है वर्नल इक्विनॉक्स, जो कि हम बोलते हैं जिसके अंदर आप इक्वल डे एंड नाइट को देखते हो। 21 जून जिस दिन हम योगा डे मनाते हैं, तो इस दिन नदर्न हेमिस्फीयर में हमारे सबसे लंबे दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर समर सोलस्टाइस होता है। फिर ऐसे ही 23 सितंबर को हमारा ऑटमन इक्विनॉक्स होता है, और यहाँ पर इक्वल डे एंड नाइट होती है। 22 दिसंबर को हमारा लॉन्गेस्ट नाइट होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर सोलस्टाइस यहाँ पर आता है। इसको याद करने के लिए एक डायग्राम जो है वो ऐसे बनाया जाता है, जहाँ पर हम अर्थ की 4 कंडीशन को दिखाते हैं, एक ये अर्थ, एक ये अर्थ, एक ये अर्थ, एक ये अर्थ। यहाँ पर अर्थ की 4 कंडीशन होती है। सबसे पहले हम वर्नल इक्विनॉक्स से शुरू करते हैं, जो कि यहाँ पर होता है। तो ये कब होता है, इस चीज़ को आप 21 मार्च लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। वर्नल इक्विनॉक्स के बाद आप यहाँ पर क्या लिखते हो, ऑटोमनल इक्विनॉक्स, और ये कब होता है, ये होता है आपके 23 दिसंबर को। ठीक है, सॉरी 23 सितंबर को ये चीज़ होती है। तो ऐसे करके अगर आप ग्राफ बना के याद रखोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी है। अब देखो एक्लिप्सिस के बारे में हम पढ़ते हैं। एक्लिप्सिस बोले तो ग्रहण, ये क्या होती हैं। देखो एक्लिप्सिस के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं कि जनरली देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्लिप्सिस। एक होती है सोलर एक्लिप्स, एक होती है लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स क्या होती है कि इन दिस सिचुएशन व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, तो जब मून कभी सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। ये होता कब है, तो इट्स अक्योर ओनली ऑन न्यू मून डे, यानी कि ये तब होता है जब आपकी अमावस्या होती है
सॉरी अमावस्या ही होती है ना न्यू मून डे को। तो न्यू मून डे जब होता है, आप याद रखना न्यू मून डे का मतलब होता है नो मून, मतलब कि इस दिन कोई मून ही नहीं होगा। आई थिंक ये अमावस्या या फिर पूर्णिमा को होगी, आई थिंक पूर्णिमा को होगी। तो ये आपकी होती है सोलर एक्लिप्स। अगर पूर्णिमा अमावस्या में कंफ्यूज हो रहे हो, जो कि मैं भी हो रहा हूँ, तो इसको याद ऐसे ही रखना कि जो न्यू मून डे होता है उसी दिन आपके जो सूरज और धरती है इसके बीच में चांद मामा आते हैं और हमारे जो सोलर एक्लिप्स है वो देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि हमारी होगी लूनर इक्लिप्स। देखो लूनर इक्लिप्स कैसी होती है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जो लूनर इक्लिप्स है ये तब होता है जब हमारी धरती क्या होती है, सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। और ये कब होता है, ये फुल मून डे को होता है। तो इस चीज़ को याद रखना कि जो हमारा फुल मून डे होगा, यानी कि जिस दिन आकाश में पूरा चंद्रमा आपको दिखाई पड़ेगा, उस दिन क्या होता है, उस दिन आपका लूनर इक्लिप्स होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी लूनर इक्लिप्स है ये तब होता है जब हमारी अर्थ क्या होती है, फुल मून डे के दिन सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। तो जब चांद आएगा उस कंडीशन में आगे सोलर इक्लिप्स। इसको याद करने का ऐसा तरीका है कि जैसे आप सूरज और चांद को देखते हो तो एक साथ ही बोलते हो ना, चांद सितारे या फिर सूरज चांद। तो इसका मतलब कि जब चांद आएगा बीच में तो होगा सूर्य ग्रहण, और जब धरती आएगी तो होगा चंद्र ग्रहण। ऐसे आप याद कर लोगे। अब आते हैं एटमॉस्फेयर पे। अब देखो एटमॉस्फेयर क्या होती है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ एयर विच इन्वॉल्व्स द प्लेनेट लाइक अर्थ एंड ऑल अराउंड इट्स कॉल्ड एन एटमॉस्फेयर। मतलब जैसे आपका प्लेनेट अर्थ है, इस अर्थ को चारों तरफ से जिस चीज़ ने घेर रखा है, जिस इन्वेलप के अंदर हमारी अर्थ है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में आप देखोगे तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, जिसकी हाइट 0 से 18 किलोमीटर तक होती है। इसके अंदर आपको हर तरीके के मौसमी घटनाएं यानी कि वेदर फेनोमेनन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो 75% ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एज अ हाइट इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज अबाउट 6.5 डिग्री पर किलोमीटर एक्सेंट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है इसकी जो हाइट है वो 0 से 18 किलोमीटर की होती है। इसके अंदर आपको 75% जो गैसें हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो वैसे वैसे आपकी जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होती है। और एक अनुमान है कि 1 किलोमीटर जाने पर आपकी जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री कम हो जाती है। इसके अलावा आप ध्यानेंगे कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितने भी वेदर फिनोमेना होता है, वो सारा का सारा आपका ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 18 से 50 किलोमीटर तक की हाइट की होती है। यहाँ पर आपको पता लगता है कि ये जो हमारी लेयर है इसके अंदर ओजोन गैस पाई जाती है। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप इस लेयर में ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है इस लेयर का वो बढ़ता जाता है। और यहाँ पर आपको पता लगेगा कि एट अपर लेयर टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री, यानी कि जैसे ही आप इसके अपर लेयर में जाओगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता लगती है। बट एक चीज़ आपको जो यहाँ पर याद रखनी है कि जो आपके प्लेन्स वगैरह हैं, जो आपके जेट वगैरह फ्लाई करते हैं, वो किस जोन में करते हैं, किस एटमॉस्फेयर के उसमें करते हैं, तो वो आएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर में वो करते हैं। फिर आती है हमारे जिसका नाम होता है मीजोस्फेयर। देखो मीजोस्फेयर ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है आपके एटमॉस्फेयर की। इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पर जो आपकी टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, सेल्सियस तक वो नीचे चला जाता है। अब हम बात करते हैं आइनोस्फेयर की। तो आइनोस्फेयर क्या होता है, 80 से 640 किलोमीटर तक की होता है। और जितने भी हमारे इस वाले एरिया में अगर जाओगे ना तो इस वाले एरिया में भी जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर आयन मौजूद होते हैं और जो आपके रेडियो वेव्स होते हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो दूरदर्शन हो गया, टीवी, रेडियो प्रोग्राम, ये सब जो चल पाते हैं वो इसलिए चल पाते हैं क्योंकि ऊपर आपका आइनोस्फीयर है, यानी कि आपका थर्मोस्फीयर है। तो आपने क्या क्या देखा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो जो आपका ट्रोपोस्फेयर है इसके अंदर टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसके अंदर इंक्रीज होता है, मीजोस्फेयर के अंदर डिक्रीज होता है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर यही होती है, और फिर आपका ट्रोपोस्फेयर में ये इंक्रीज होता है। पर जैसे ही आप एक्सोस्फेयर में जाओगे तो एक्सोस्फेयर में जो कि आपका 640 से ऊपर का जितना भी एरिया है वो एक्सोस्फेयर में आता है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आप सीधे सीधे यूनिवर्स में चले जाते हो। और यहाँ पर जो आपके
टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा राइज करता है, यानी कि बढ़ता ही रहता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े बहुत साइक्लोन के बारे में। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो साइक्लोन कैसे बनता है, क्या होता है, इस चीज़ के बारे में नहीं पूछा जाता, बल्कि ये पूछा जाता है कि जो साइक्लोन है उसको किस नाम से जानते हैं, किस रीजन में, और अगर कोई साइक्लोन आया होगा तो उससे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ देगा कि ये साइक्लोन कहाँ पर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में। तो देखो, साइक्लोन आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब साइक्लोन बनता कैसे, देखो एक साइक्लोन होती है और एक एंटी साइक्लोन होती है। जो आपकी साइक्लोन होती है वो तब बनता है जब बीच में होता है लो प्रेशर और उसको सराउंड किया जाता है बाय द हाई प्रेशर। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब होता क्या है कि जनरली जो हवा चलती है वो चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और आपको पता है कोरियोलिस फोर्स के बारे में, जो कि क्या करती है, चीज़ों को नदरन हेमिस्फीयर में राइट साइड में घुमाती है। तो अगर इसका राइट साइड आप देखोगे तो क्या होगा, इसका राइट साइड जो होगा वो ये होगा, यानी कि ऐसे हमारी क्या हो जाएगी, और इसका राइट साइड देखोगे तो क्या होगा, ये होगा। यानी कि इस तरीके से हमारी चीज़ें क्या होती है, घूमने लगती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका साइक्लोन है, अगर आप उसको देखोगे तो जब नदरन हेमिस्फीयर में देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और जब आपको सदर्न हेमिस्फीयर में यही साइक्लोन देखने को मिलेगा तो ये क्लॉकवाइज घूमता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और एंटी साइक्लोन इसका अलग होता है, उल्टा होता है। एंटी साइक्लोन नदरन हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको पता हो गई होंगी साइक्लोन के बारे में, जो कि इनफ है। अब हम पढ़ते हैं साइक्लोन को कहाँ किस नाम से जानते हैं। तो हरिकेन, आपने हरिकेन सुना होगा ना, जब वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर जैसे क्रिस गेल हो गए तो जब वो रन बनाते थे तो क्या आता था लिख के, ऊपर आता था ना हरिकेन्स। तो ऐसे आप हरिकेन का मतलब रखोगे कि ये अटलांटिक ओशन में आता है और ये कैरेबियन सी में आता है। तो अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी के अंदर जो आपके साइक्लोन्स आते हैं उनको हम हरिकेन कहते हैं। टाइफून, आपको नाम देख के ही पता लग रहा होगा कि ये चाइना या फिलीपींस वाले एरिया में होगा। तो ये वेस्टर्न पैसिफिक एरिया या फिर फिलीपींस के अंदर देखने को मिलता है। जो साइक्लोन होता है वो हमारे इंडियन ओशन में कहा जाता है या फिर साउथ पैसिफिक ओशन में कहा जाता है। टॉर्नेडो जो है ये यूएसए या फिर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में कहा जाता है, और विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। इसको याद करने का तरीका मैं फिर से बता देता हूँ कि जो हरिकेन है ये आपका अटलांटिक ओशन में कहा जाता है। टाइफून जो है ये आपका फिलीपींस में कहा जाता है। जो साइक्लोन है ये आपका इंडियन ओशन में कहा जाता है। टॉर्नेडो जो है वो यूएसए में कहा जाता है, और विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। तो ऐसे अगर आप इसे याद करेंगे तो याद करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखो, लिस्ट ऑफ लोकल विंड, जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं कि कौन सा लोकल विंड कहाँ का है। जैसे चिनूक की जब बात करते हो तो चिनूक हमारी कैसी विंड है, ये हॉट विंड है, ड्राई विंड है, जो कि रॉकीज में चलती है। और रॉकी कहाँ पे है, आपको पता है यूएसए के अंदर है। इसे हम स्नो ईटर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी ऐसी विंड है जिसे स्नो ईटर कहते हैं, तो ये हमारी होती है चिनूक। इसको याद करा देता हूँ। देखो, जब चिनूक चलती है ना तो जो हमारे रॉकी हिल्स है ना उसके ऊपर क्या होते हैं, बर्फ होते हैं। तो बर्फ को ये पिघला देती है, और वो बर्फ जब पिघल करके पानी बनता है तो वो क्या होता है, फुटहिल पर आता है और वो फैल जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है। तो इसने क्या करा, बर्फ को पिघलाया। बर्फ को पिघलाने के बाद यहाँ पर गेहूं की खेती अच्छी हो गई, इसलिए इसे हम स्नो ईटर कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, तो यूएसए में पाया जाता है। चिनूक के ऊपर हमारे एक हेलीकॉप्टर का भी नाम रखा गया है जो कि चिनूक है, जिसको भारत ने यूएसए से ही खरीदा था। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। जो आपका फ़ोन है, तो जब आप गुस्से में होते हो, बोलते बोलते आपके मुंह से क्या आता है, झाग निकल आता है, तो उस समय आप गर्म होते हो, मतलब कि आपका टेम्परेचर गर्म होता है। दिस मीन कि ये भी कैसी विंड है, ये हॉट विंड है, और ये एल्प्स में चलती है। खमसिन, खमसिन कैसी है भैया, ये भी आपकी हॉट विंड है और ये इजिप्ट की है। सिरोको जो है ये भी आपकी हॉट विंड है, और इसे ब्लड रेन कहते हैं। मतलब कि जब ये हवा चलती है ना तो मतलब ऐसा मानो कि बिल्कुल गर्म हवा चल रही होती है, तो इसलिए इसको हम ब्लड रेन कहते हैं। अब देखो, हरमटन, हरमटन कैसी विंड है, ये भी हॉट विंड है, और इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं गुयेना का। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो, अब देखोगे तो जो हरमटन वाला रीजन है, जहाँ की अफ्रीका वाला रीजन है, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म रीजन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो जब ये हरमटन चलती है ना, हालांकि ये गर्म हवा ही है, लेकिन जब ये चलती है तो उनको ये थोड़ा चिलिंग इफेक्ट देती है, थोड़ा राहत महसूस होता है उनको। तो इसलिए इस हवा का उन्होंने नाम रख दिया कि गुयेना डॉक्टर। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे शायद पूछ ले जाए कि किस हवा को किस सब नेम से जाना जाता है। ऐसे जो बोरा है, बोरा आपकी कैसी विंड है, तो कोल्ड विंड है, और कहाँ की है, तो हंगरी की है। तो याद रखोगे कि हंगरी लोग क्या कर रहे थे, हंगरी में लोग बोरे में भर के चीज़ें ले जा रहे थे, तो कोल्ड विंड है, इसे आप याद रखते हो। मैं भी इसे को ऐसे याद रखता हूँ कि हंगरी पर्सन क्या करता है, बोरा लेके चलता है जिसमें वो चीज़ों को उठा उठा के रखता रहता है। ठीक है, तो कोल्ड विंड है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बोरा कैसी विंड है, कोल्ड विंड। ऐसे भी आप याद रखोगे, जैसे आपके घर अगर गाय बैल भैंस होगी ना,
तो ठंडी के दिनों पर उसके बोरे का बना हुआ जो स्वेटर वगैरह हैं वो हम डाल देते हैं, ताकि क्या हो कि उसको ज़्यादा ठंडी ना लगे। तो वहाँ से भी हम इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। मिस्ट्राल की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड विंड है, तो वेरी कोल्ड विंड हमारी होती है मिस्ट्राल। ब्लिज़ार्ड बर्फीले तूफान को कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कोल्ड विंड ही होगी और ये पोलर रीजन में चलती है, और ये हमारी फ्रांस में चलती है मिस्ट्राल। पुरगा जो आपकी है ये रशिया में चलती है टुंड्रा वाले रीजन में, तो ये हमारी कोल्ड विंड है। लेवेंटियर जो है ये भी हमारी कोल्ड विंड है और ये फ्रांस में चलती है। नॉर्वेस्टर जो है ये न्यूजीलैंड में चलती है, और ये कैसी विंड है, ये कोल्ड नहीं है, ये आपकी हॉट विंड है। तो न्यूजीलैंड आपका ध्यान रखिएगा कि ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है नॉर्वेस्टर, और ये विंड कैसी है, ये आपकी हॉट विंड है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जिसका नाम है कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि दुनिया के अंदर कौन कौन से कंट्रीज है और क्या क्या उनका कंपोजिशन वगैरह है, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारे कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है ना, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन माई ओपिनियन कि यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेक वगैरह से पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मैं एक दे दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको एक दे दूंगा चार्ट, जिसके अंदर आप पढ़ोगे कि सैलिनिटी किसकी ज़्यादा है, कौन सा सबसे बड़ा पर्वत है, कौन से रिवर है, कौन सा ट्रेंचेस कहाँ पे है। तो ये मैं वहाँ पर दे दूंगा जो कि आप याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी आप मेजर माउंटेन रेंजेस की अगर बात करते हो तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो एंडीज पर्वत है वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, तो माउंट एकांगुआ है। ऐसे ही जो हिमालय है वो एशिया की है, और यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। यहाँ पर याद रखना ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो 8,848 मीटर की हाइट जो है वो होती है। फिर इसके अलावा जो एटलस पर्वत है वो पूछ लिया जाएगा कहाँ का है, तो अफ्रीका का है। जो आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया का है। जो आपका अलास्का रेंज है वो यूएसए का है। एल्प्स जो है वो यूरोप का है, और वेस्टर्न घाट जो है वो इंडिया का ही है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है पूछी गई है, तो अनाईमुड़ी है, केरला के अंदर पाई जाती है। एल्प्स की क्या है, तो यहाँ पर माउंट ब्लैंक है। अलास्का की क्या है, तो माउंट देनाली है, पूछा गया है। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है, आपने पढ़ा है। एटलस जो है आपका अफ्रीका का है। माउंट टोब्लुक ये आपकी होती है। ऐसे आप याद सकते हो। रॉकीज की जो है माउंट एल्बर्ट है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पीक है ना वो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये, और ये पाया कहाँ जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ऐसे ही जो आपका गिम्सन है या सिम्सन है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। विक्टोरिया डेजर्ट आपके ग्रेट सेंटी डेजर्ट ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा रब अल खली और अल नफूद ये कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया में पाए जाते हैं। दस्ते लूत ये कहाँ पर पाया जाता है, ईरान में पाया जाता है। आटाकामा डेजर्ट पूछा गया है तो ये चिली के अंदर पाया जाता है। पेंटागोनिया डेजर्ट पूछा गया है, अर्जेंटीना के अंदर पाया जाता है। कालाहारी पूछा गया है, बोत्सवाना के अंदर पाया जाता है। थार मरुस्थल पूछा गया है, इंडिया के अंदर पाया जाता है। गोफी डेजर्ट पूछा गया है, ये चाइना एंड मंगोलिया के अंदर पाया जाता है। और मोजावे डेजर्ट आपसे पूछा गया है तो ये आपके यूएसए में पाया जाता है। नामीब डेजर्ट अगर पूछा जाए तो ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये कुछ हमारे डेजर्ट हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखने हैं। अब देखो ग्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड की हम बात करते हैं, जैसे कि स्टेपी कहाँ की है, तो स्टेपी जो ग्रास लैंड है ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टेपी आपकी होती है जो कि यूरेशिया के अंदर पाई जाती है। जो पुस्ताज है वो हंगरी के अंदर पाई जाती है। प्रेरीज जो है वो यूएसए के अंदर पाई जाती है। याद कैसे करते हैं, तो जो आपके रशियंस हैं, यूरेशिया से मैं रशिया याद करता हूँ, तो यूरेशियन जो है वो क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। जो हंगरी लोग हैं वो क्या करते हैं, हष्ट पुष्ट नहीं होते। तो जो पुष्टाज हैं, यानी कि जिनको पुष्टि चाहिए, मतलब थोड़ा खाने पीने की जो चीज़ें चाहिए, पौष्टिक चीज़ें चाहिए, वो किन्हें चाहिए, तो हंगरी लोगों को चाहिए। फिर प्रेरीज, प्रेरीज कहाँ पे होती है भैया, यूएसए। यूएसए के लोग क्या करते हैं, चर्च में जाके प्रेयर करते हैं। तो ऐसे मैंने इसको याद करा हुआ है, तो आई होप आप भी इसे ऐसे करके याद कर सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं ग्रास लैंड कंट्रीज, मतलब कौन कौन सी कंट्री और कहाँ कहाँ के ग्रास लैंड है उस चीज़ को। जैसे कि पंपास, तो अर्जेंटीना के जो प्लेयर होते हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, वो हमेशा पंप्ड रहते हैं ना। तो जो आपका अर्जेंटीना होगा, उरुग्वे हो गया, ये फुटबॉल में नंबर 1 कंट्रीज़ हैं। तो इनको मैंने ऐसा याद रख लिया कि ये लोग हमेशा पंप्ड रहते हैं। तो पंपास घास यहाँ पर मिलती है। वेल्ड आपकी अफ्रीका में मिलती है, आपने डिस्कवरी चैनल में ये घास देखी होगी। इसके अलावा जो आपकी डाउन्स होती है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलियंस जहाँ भी रहते हैं ना वो लोगों को डाउन करा के रखते हैं। तो ऐसे करके आप याद रखना। क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ, जो कैनबरी है, ठीक है, कैनबरी कहाँ पे मिलती है भैया, न्यूजीलैंड में आपकी मिलती है कैनबरी, ठीक है। कैंपोस जो है, जैसे ब्राजील है, ब्राजील भी फुटबॉल खेलता है, और फुटबॉल के लिए हम क्या करते हैं, कैंपस के जूते पहनते हैं। तो इट्स मीन की जो कैंपोस घास है वो ब्राजील में मिलती है। लानोस जो है ये वेनेजुएला और कोलंबिया में मिलती है। और जो आपका
सवाना है, ये भी आपके अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलती है। बाकी हम बात करते हैं मेजर आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो मेजर आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड जब आप पढ़ोगे तो इसके अंदर क्या नज़र आएगा, वो चीज़ की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी जब आप मेजर ग्रासलैंड को पढ़ते हो या फिर आइलैंड्स वगैरह को पढ़ते हो। तो ग्रीनलैंड हमारा जो है ये कहाँ पर है, ग्रीनलैंड किसका है, तो डेनमार्क का है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क में है। सब फिर पूछा जाता है न्यू गिनिया आइलैंड, जो कि पपुआ न्यू गिनिया में है, इंडोनेशिया का है। बोर्नियो जो है ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया मलेशिया का है और ब्रुनेई में है। मेडागास्कर मेडागास्कर में ही है। बफिन आइलैंड कहाँ पे है, कनाडा में है। सुमात्रा आइलैंड कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। और सिंखोव आइलैंड कहाँ पे है, जापान में है। इसके अलावा जो सिंकाकू आइलैंड है ये कहाँ पे है, डिस्प्यूटेड है बिटवीन द चाइना एंड जापान, ठीक है। इसके अलावा जो कुरेल आइलैंड है वो कहाँ पर है, रशिया एंड जापान के बीच में, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है। और जो आपका सखालीन आइलैंड है वो रशिया के अंदर पाया जाता है। तो ऐसे आप आइलैंड को भी याद कर सकते हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ओशन ऑफ द वर्ल्ड की जब आप बात करते हो तो आपको पता लगता है पैसिफिक ओशन के बारे में। पैसिफिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है कई बार पूछा गया है, ये है आपका मरियाना ट्रेंच। ऐसे ही जो अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है वो है पुर्टो रिको ट्रैक। ऐसे ही आपका जो इंडियन ओशन का है वो है जावा ट्रेच। और जो है आपका आर्कटिक ओशन का वो है यूरेशियन बेसिन। तो ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फिर आपके बारी आती है मेजर रिवर ऑफ द वर्ल्ड की, जिसके अंदर आप पढ़ते हो नील रिवर, अमेजन रिवर और यांगे। तो यहाँ पर आपको चीज़ें और भी मैं बताऊँगा, बट अभी के लिए हम तो इतना ही पढ़ते हैं। बाकी आप देखोगे ना तो इसके ऊपर जो मैं पीडीएफ दूंगा या क्वेश्चंस दूंगा जो कि एक्सपेक्टेड होंगे। अब देखो स्टैटिक के बहुत सारे हमारे चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, बट क्वेश्चन उन्हीं से पूछते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूज़ में चीज़ें हैं ना, मैं एक बार फिल्टर आउट करके वो आपको दे दूंगा, फिर आप उसे पढ़ेंगे। अभी मेरे को कंसेप्ट भी बताना है, इसलिए मैं इन चीज़ों को आपको यहाँ पर ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइल रिवर की। तो ये विक्टोरिया लेक जो है वहाँ पर ये ओरिजिन होता है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे वर्ल्ड की, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अमेजन रिवर जो है ये कहाँ से निकलता है, तो ये एंडीज के पहाड़ियों से निकलता है और ये लार्जेस्ट रिवर है। देखो एक होती है लार्जेस्ट और एक होती है लॉन्गेस्ट। अंतर क्या होता है, लॉन्गेस्ट जो होती है ये लेंथ में होती है और लार्जेस्ट जो होता है ये वॉल्यूम में होता है। इसके अलावा जो आपका यांगतेज है ये कहाँ से निकलता है, ये तिब्बतन प्लेटू से निकलता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये अफ्रीका के कॉन्गो वगैरह जो एरिया है वहाँ से ये आगे बढ़ता हुआ पहुँचता है या फिर आगे जाता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं मिसिसिपी रिवर के बारे में, ऐसे रिवर के बारे में। तो ये सब नाइजर वगैरह जो रिवर है इनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। अब देखो इंपॉर्टेंट लेक्स की हम बात करते हैं, जैसे कि कैस्पियन सी हमारी इंपॉर्टेंट लेक है, कहाँ पर पाई जाती है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बिल्कुल सारा स्टैटिक टॉपिक है जो कि आपको पढ़ के याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लेक सुपीरियर देख लो, कनाडा के अंदर पाया जाता है। मिचिगन जो है वो यूएसए के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर आपको जो और एक हमारी ग्रेट सॉल्ट लेक है ये भी यूएसए के अंदर पाई जाती है। तो ऐसे जो हमारे लेक हैं ये सब चीज़ें हमें याद करके रखनी ही पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल की मैं बात करूं, जैसे कि एंजल वाटरफॉल्स हो गया जो कि वेनेजुएला के अंदर है। ऐसा ही आपका वाटरफॉल कौन सा हो गया, कुंचिकल हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो ऐसे जो स्टैटिक टॉपिक है ना ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप यहाँ पर देख भी पाओगे कि बाबल मंदेब कहाँ पे है, तो ये रेड सी को अरेबियन सी से जोड़ता है, ये अफ्रीका एंड अरब के बीच में है। तो ऐसे करके आप इसे पढ़ सकते हो। ऐसे आप फ्लोरिडा के बारे में पढ़ोगे, जिब्राल्टर, मलक्का, पाक स्टेट, सुंडा स्टेट, ये सब स्टेट से ना क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बट हाँ, ये इनसे क्वेश्चन वही बनते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक होते हैं या फिर जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे होते हैं। बाकी इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको पक्का देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं और ये सब स्टैटिक टॉपिक है। बाकी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो आई होप इतना पढ़ करके आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमें बचा हुआ है जो कि हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं रॉक्स के बारे में। देखो रॉक्स क्या होती हैं, तो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक। रॉक जो होती है वो मेडअप होती हैं 2 या 2 से अधिक तरीके के मिनरल्स की। एक हमारी इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है और मेटामॉर्फिक रॉक होती है। इग्नियस रॉक के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड गैब्रो हो गया। सेडिमेंट्री के आपका सैंडस्टोन, जिप्सम, लाइमस्टोन एंड डोलेमाइट हो गया। और मेटामॉर्फिक के आपके मार्बल, क्वार्ट्ज, जेनेसिस ये हमारे होते हैं। ऐसे ही वोल्केनो जो हमारा होता है इसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। वोल्केनो इज द वेंट ऑफ ओपनिंग थ्रू द लार्ज होल
जैसे कि लावा बाहर आता है। अब वोल्केनो हमारे 3 तरीके के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव जो कि हमारे फ्रिक्वेंटली क्या होते हैं, इरप्ट होते रहते हैं, जैसे कि आपका माउंट एटना, माउंट स्ट्रोम्बोली। ऐसे डोरमेंट जो कि कभी हुए थे अब नहीं हो रहे, मतलब फुजियामा। एक्सटिंक्ट जो कि पता नहीं कब हुए थे और कभी तक हुए ही नहीं, वो होते हैं जैसे हवाईयन एम्परर एंड जो और भी हमारे हैं वो हो गए एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अर्थक्वेक के बारे में आपको पता है कि शेकिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज अ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होती है इसका जो फोकस होता है वो हमारे अर्थ के अंदर होता है, और जो जहाँ पर फोकस होता है उसके बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर बोलते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं, ठीक है। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आपकी इंटेंसिटी है वो मेजर किस में करी जाती है, और जो आपकी डैमेज है वो किस में मैनेज करी जाती है। तो जो आपकी इंटेंसिटी है वो मेजर करी जाती है बाय द मर्काली स्टेट, और जो आपका मैग्नीट्यूड है वो मापा जाता है बाय द रिक्टर स्केल। ये दो चीज़ें यहाँ से आपको ज़रूरी है चीज़ें पढ़ना। सुनामी क्या होती है, तो सुनामी के अंदर क्या होता है कि लार्ज ओशन वेव जो है वो जब सडनली क्या होती हैं, सी फ्लोर के ऊपर आ जाती हैं, और किसी अर्थक्वेक की वजह से ही ऐसा होता है जब बहुत बड़ा वाटर जो है वो किसी लैंड साइड पे आकर के गिरता है या फिर इरप्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं सुनामी। यहाँ पर आपको और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी के अनुसार कौन है, तो ये मैं आपको बता भी दूंगा, बट यहाँ पर आप देख भी लो कि जो लार्जेस्ट डेल्टा है वो हमारा सुंदरबन है, लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो सहारा है, लार्जेस्ट लेक जो है वो कैस्पियन सी है, डीपेस्ट लेक जो है वो लेक बैकाल है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो हाईएस्ट लेक है वो कौन सी है, हमारी टिटिकामा है। ऐसे हाईएस्ट कंट्री जो हमारी है वो है तिब्बत। ऐसे जो लार्जेस्ट वोल्केनो है वो है मोना लोवा। कोल्डेस्ट प्लेस जो है ये हमारा साइबेरियन है। इसके अलावा लार्जेस्ट सी जो है वो फिलीपीन सी है, और ड्राइएस्ट प्लेस जो है वो आपका ये है जो कि अंटार्कटिका के अंदर पाया जाता है। एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं। अब देखो ये आइसो बार, आइसो हेलन, ये हमने ना केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, तो यहाँ पर मेरे को बताने की नीड भी शायद नहीं होनी चाहिए, और बाकी सारी ऐसी चीज़ें हम पढ़ भी लेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे अपने इंडियन ज्योग्राफी को। आई होप यहाँ पर देखो जो चीज़ें मैंने छोड़ी है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक है, इसके अंदर कुछ समझाने को नहीं है, बस याद करने को है। तो ये मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको दूंगा, और इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी आई विल एक्सप्लेन देयर। एंड इसके साथ साथ जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं स्टैटिक में, हम बस वही पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाए कि आप उसे रिवाइज ही ना कर पाए।